हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी विद लवीशा। आज से हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट फॉर यूपीएससी 2026 और हमारा पहला टॉपिक होगा इकोसिस्टम एंड इट्स फंक्शंस और साथ में हम इकोसिस्टम से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। टोटल हमारी इन्वायरमेंट की 6 क्लासेस होंगी एंड मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इन 6 क्लासेस के बाद जितना भी इन्वायरमेंट का स्टैटिक पोर्शन है उसमें से कुछ भी नहीं बचेगा जो आप कवर ना कर पाए। और इन 6 क्लासेस के एंड के बाद जो पीटी 365 है इन्वायरमेंट की वो आ चुकी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि ये न्यूज इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से और ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, और उस तरीके से हम पीटी 365 को भी कवर करेंगे जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट के अंदर स्टैटिक प्लस करंट दोनों कवर हो जाए और हमें प्रीलिम्स में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्लास बहुत अच्छी होगी, पूरी डेप्थ के साथ मैंने वीडियो को स्टार्ट किया है, तो प्लीज कंप्लीट वीडियो को देखना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है? तो देखो, एनवायरनमेंट वर्ड ड्राइव हुआ है एक फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर से, जिसका मतलब होता है नेबरहुड, यानी जो आपके आसपास नेचुरली है उसको हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। एयर है, इन्वायरमेंट का पार्ट है। वाटर है, इन्वायरमेंट का पार्ट है। सॉइल है, इन्वायरमेंट का पार्ट है। स्काई है, इन्वायरमेंट का पार्ट है। ग्रास देख रहे हो, इन्वायरमेंट का पार्ट है। प्लांट्स, इन्वायरमेंट। एनिमल्स, ये जो भी आपके सराउंडिंग में है सब कुछ क्या है? इन्वायरमेंट का पार्ट है। अब इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट होती है नेचर की, जहां पर कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं अपने साथ भी और अपने सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी। मेनली इकोसिस्टम काफी बड़ा होता है साइज में, ये फॉरेस्ट जितना बड़ा भी हो सकता है, सी जितना बड़ा भी हो सकता है और फिश पॉन्ड जितना स्मॉल भी हो सकता है। और मेनली क्या होता है, एक इकोसिस्टम को सिंपल सा समझने का मतलब क्या है? ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्लांट और एनिमल्स के बीच में इंटरेक्शन है, वाटर है वहां पर, एयर है वहां पर, जो उनको चाहिए वो सारी फैसिलिटीज हैं, वो आपका होता है इकोसिस्टम। ह्यूमंस का होना कंपलसरी नहीं है इकोसिस्टम के अंदर, वो नहीं मिलेंगे आप। अब है इकोलॉजी। इकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी होती है ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी रिलेशनशिप आपस में क्या है उसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। और साथ में उनका रिलेशनशिप एनवायरनमेंट के साथ क्या है वो भी किस में आता है? इकोलॉजी के अंदर आता है। टर्म जो है इकोलॉजी को, इसको फर्स्ट कॉइन किया था जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैक्कल ने 1869 के अंदर। अब एक नोट है, उसको ध्यान से समझना। इन्वायरमेंट क्या है? इज द सराउंडिंग इन विच द ऑर्गेनिजम्स लिव। वही इकोसिस्टम क्या है? इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन इट। इतना सा डिफरेंस है, इसको समझना। हमारे जो आसपास है वो इन्वायरमेंट है, लेकिन जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वो इंटरेक्शन के बारे में बात करता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसके बारे में इकोसिस्टम बात करता है। अब प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं और अनफॉर्चुनेटली हम भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही आते हैं, हालांकि हम इन्वायरमेंट के बारे में उतना नहीं सोचते। अब है लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपके 6 लेवल्स होते हैं। अब इस फिगर की हेल्प से समझते हैं, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। सबसे पहले होता है इंडिविजुअल, यानी कोई भी एक हो सकता है, प्लांट, एनिमल, जो भी। उसके बाद उस इंडिविजुअल की पॉपुलेशन बनती है। फिर एक कम्युनिटी डेवलप होती है। अब कम्युनिटी के अंदर आपको 2 से 3 स्पीशीज भी देखने को मिल सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पीशीज भी आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर उस कम्युनिटी के बाद क्रिएट होता है इकोसिस्टम, जहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज मिलेंगे, प्लांट्स के, एनिमल्स के, साथ में आपको इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन मिलेगा। फिर इकोसिस्टम से भी लार्ज होता है बायोम। जैसे आपने देखा हो, जो भी ग्रासलैंड का रीजन है वो एक बायोम हो गया, सवाना के फॉरेस्ट है वो एक बायोम हो गया, तो वो क्या हो जाता है आपका? बायोम। फिर लास्ट में आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? जहां पे इन्वायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों हैं, यानी वो एरिया जहां पर लैंड है, वाटर भी है, एयर भी है और इंसान की रहने की कंडीशन है, प्लांट्स के रहने की कंडीशन है, एनिमल्स के रहने की कंडीशन है, वो क्या होता है? बायोस्फीयर। अब आगे बढ़ते हैं।
एक टर्म होती है इकोटोन, इसका मतलब समझते हैं। इकोटोन एक ट्रांजिशनल एरिया होता है बिटवीन टू बायोम्स के बीच में, जहां पे कम्युनिटीज मीट करती हैं, इंटीग्रेट करती हैं। अब मान लो एक रीजन है ग्रासलैंड का, इधर ग्रासलैंड है और बाद में स्टार्ट हो जाता है फॉरेस्ट। अब कोई इन दोनों के बीच में एक एरिया होगा जहां पर बिल्कुल ग्रासलैंड खत्म होने वाला होगा, फॉरेस्ट शुरू होने वाला होगा, जहां उस एरिया को क्या कहते हैं हम, ट्रांजिशनल एरिया कहते हैं। वो जो ट्रांजिशनल एरिया होगा उसी को तो इकोटोन बोला जाता है। हमें इतना समझना है। यानी यहाँ पर जो एग्जाम्पल क्या दे रखा है, इधर लैंड इकोसिस्टम है, इधर इक्वेटिक इकोसिस्टम है। अब बीच में एक एरिया होगा जहां पर पानी तो नहीं होगा, बट कभी कभी वहां पर पानी आता होगा, लैंड वहां पे खत्म होने वाला है, तो वो कैसा है, मार्श लैंड होगा, वहां पर मिट्टी काफी ज्यादा गीली होगी। तो उस एरिया को हम क्या कहेंगे, उस एरिया को हम इकोटोन कहेंगे। अब जो इकोटोन होता है वहां पर भी कुछ एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं, कुछ प्लांट्स देखने को मिलते हैं, जो सिर्फ इस इकोटोन के अंदर ही हमें प्रेजेंट मिलते हैं, जिनको एक ऐसा क्लाइमेट, ऐसा एरिया चाहिए होता है जो मिक्स टाइप का हो, यानी ये वाला। तो यहाँ पर भी हमें काफी ज्यादा एनिमल और प्लांट के स्पीसीज देखने को मिलते हैं। अब आ जाते हैं हैबिटेट। हैबिटेट होता है जो रेफर करता है वो फिजिकल एनवायरनमेंट जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अब ऐसा नहीं है, अब आप कभी भी माउंटेन्स में जाते हो, जो प्लांट्स और एनिमल्स आपको माउंटेन एरिया में दिखते हैं वो आपको प्लेन एरिया के अंदर नहीं दिखते। वही जो ऑर्गेनिजम्स आपको सी के पास दिखते हैं वो आपको सी से दूर एक नॉर्मल लैंड पे नहीं दिखते। जो डेजर्ट में मिलेंगे वो फॉरेस्ट में नहीं मिलेंगे, जो फॉरेस्ट में है उनका डेजर्ट के अंदर सर्वाइवल नहीं है। तो हैबिटेट का मतलब क्या है कि जो भी एक ऑर्गेनिज्म होता है, प्लांट या एनिमल, उनकी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है कि वो कैसे इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे एलिफेंट है, उनके लिए फॉरेस्ट सबसे बेस्ट होता है, वैसे ही टेप वर्म है, उनके लिए ह्यूमन गट बहुत अच्छा होता है। मतलब हर एनिमल का या हर प्लांट का एक एरिया होता है, एक इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर वो सरवाइव कर सकते हैं, जहां पर वो खुश रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। अब आता है नीश। नीश क्या होता है? अ नीश इज डिफाइंड एज अ रोल अ स्पीसीज प्लेज इन द इकोसिस्टम। नीश का मतलब होता है कि हर ऑर्गेनिज्म का एक काम होता है इकोसिस्टम के अंदर, कि किसी का कुछ काम है, किसी का कुछ काम है। जैसे हम डीकम्पोजर्स होते हैं, उनका हम क्या काम मांगते हैं कि जैसे भी जो भी थोड़ा बहुत डेड एनिमल्स वगैरह हैं उनको वो क्लीन कर देते हैं। हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे एनिमल को खाते हैं, वो उनका काम है, वो एक पूरी फूड चेन है जो वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ प्लांट्स किसके लिए होते हैं, कुछ प्लांट्स फ्रूट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ प्लांट्स किसके लिए होते हैं, फ्लावर्स और इकोसिस्टम के अंदर ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखने के लिए। तो इस तरीके से हर स्पीसीज का अपना रोल होता है। अब अगर कोई ऐसे स्पीसीज हैं जिनका रोल सेम है, जो बिल्कुल सेम है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, उन दोनों स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होता है और एक स्पीसीज क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। इसीलिए मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो स्पीसीज होते हैं उनका सभी का जो रोल है इन्वायरमेंट के अंदर वो फिक्स होता है। अब जैसे ही किसी एक स्पीसीज के एंड होने की खबर हमें मिलती है, या फिर अगर स्पीसीज जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो एंड होते चले जाएंगे क्योंकि हम इन्वायरमेंट को खराब करते जा रहे हैं, तो वो जो रोल प्ले कर रहे थे, अब वो रोल प्ले करने के लिए इन्वायरमेंट में कोई नहीं बचेगा। और इस तरीके से अगर इन्वायरमेंट खत्म हुआ तो जो ह्यूमंस हैं वो ऑटोमेटिकली वैसे भी खत्म हो जाएंगे। अब है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के, जिनको हम मेनली टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स, जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। इसमें आपका फिजिकल फैक्टर हो गया, टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी, लाइट कितनी मिल रही है, सन की रेडिएशन कितनी आ रही है, कितनी नहीं आ रही है। इनऑर्गेनिक फैक्टर हो गए जैसे वाटर, ऑक्सीजन का लेवल। ऑर्गेनिक फैक्टर हो गए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। फिर दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट, जिसके अंदर हम लिविंग थिंग्स यानी प्लांट्स और एनिमल्स को इंक्लूड करते हैं। एक होते हैं आपके प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसके अंदर वो प्लांट्स आते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और अपना खाना खुद
बनाते हैं। फिर दूसरे होते हैं कंज्यूमर्स और हेटरोट्रोप्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते और अपना खाना कहाँ से कलेक्ट करते हैं, हर्बीवर्स से या कार्निवर्स से। अब तीसरे होते हैं डीकम्पोजर्स या सेप्रोट्रॉप्स, वो ऑर्गेनिज्म जो ब्रेक डाउन करते हैं कार्बन के कंपाउंड्स को इन डेड ऑर्गेनिक मैटर और रिलीज करते हैं एलिमेंट्स इनटू द इन्वायरमेंट। मतलब ये सिर्फ डेड ऑर्गेनिक मैटर से ही अपना खाना लेते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया या फंजाई। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के ऊपर, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल और मैनमेड। नेचुरल के अंदर आपके इंक्लूड होता है टेरिशियल, जिसमें आपके फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट्स हैं। दूसरी साइड एक्वेटिक, मराइन या फिर फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर के अंदर आपकी रिवर होगी, स्ट्रीम्स होगी, पॉन्ड होगी, और दूसरा मराइन जो आपका सी वगैरह के अंदर हमें मिलते हैं वो, या फिर हम जैसे फिश को घर पे रखते हैं, एक्वेरियम होता है, तो उस टाइप से वो सारी चीज भी किसमें इंक्लूड होती हैं, इसी के अंदर इंक्लूड होती है, मराइन के अंदर। अब आ जाते हैं नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है? इट रेफर्स टू अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज प्योरली नेचुरल एंड देयर फॉर्मेशन आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। ये सोलरली पावर किससे होती है? बाय द सोलर एनर्जी। इसके अंदर भी दो टाइप होते हैं, टेरिशियल और एक्वेटिक। टेरिशियल जो लैंड के ऊपर मिले, जिनके अंदर हम इंटरेक्शन देखें बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग पार्ट टेक प्लेस ऑन द लैंड मासेस, जिसमें आपके आ गए फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और डेजर्ट। एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है? जहां पर जो इंटरेक्शन है वो वाटर बॉडीज के अंदर हो। इसके अंदर क्लासिफिकेशन फिर आपकी दो आ जाती है, फ्रेश वाटर और मेराइन, यानी दोनों आपका यहाँ पर आ गए। अब आ जाते हैं ह्यूमन मॉडिफाइड इकोसिस्टम के ऊपर। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने भी काफी सारा जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंज किया है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, नीड्स इंक्रीज होती जा रही है, लाइफस्टाइल जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो अब जो हमारा मॉडिफाइड वर्जन है इकोसिस्टम का वो डिफरेंट होता है किससे? नेचुरल इकोसिस्टम से, क्योंकि हमारा जो मॉडिफिकेशन है वो उन चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हम अपनी जरूरत के हिसाब से अब आज के टाइम पर इकोसिस्टम को मॉडिफाई करते जा रहे हैं। जैसे इंडस्ट्री के अंदर हम फॉसिल फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी के लिए इकोसिस्टम का मिसयूज करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं, फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस दैट आर वाइटल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। अब आपके चार फंक्शंस होते हैं, पहला प्रोडक्टिविटी, दूसरा डिकम्पोजिशन, फिर एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्शन जो होता है वो रेफर करता है अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये होता है प्रोडक्टिविटी कि कितनी अमाउंट है ऑर्गेनिक मैटर की और बायोमास प्रोड्यूस की पर यूनिट एरिया एक टाइम पीरियड के अंदर बाय प्लांट्स जो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जनरेट कर रहे हैं। जो रेट होता है बायोमास प्रोडक्शन का उसी को प्रोडक्टिविटी कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है ऑन द इनहेबिटिंग प्लांट स्पीसीज और साथ में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर भी। क्यों? क्योंकि सभी प्लांट्स की सेम कैपेसिटी नहीं होती जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, और सभी प्लांट्स में सेम लेवल के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होते, तो इसलिए ये वन सिस्टम टू अनदर डिपेंड करती है। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? रेफर्स टू द रेट एट विच ऑर्गेनिक मैटर इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कि किस रेट के ऊपर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो प्रोड्यूस हो रहा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पीरियड के अंदर। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? रेफर करती है अवेलेबल बायोमास कितना है फॉर द कंजप्शन ऑफ हेटरोट्रॉप्स के लिए। हेटरोट्रॉप्स कौन से होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब इनसे अगर हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकालें तो वो होगी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को रेस्पिरेशन से माइनस कर दो तो वो क्या आ जाता है? हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाता है। अब है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रेफर करती है उस प्रोसेस को जहां पर डीकम्पोजर्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक न्यूट्रिएंट्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, और ये लार्जली क्या होता है? ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस माना जाता है। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? रेफर करता है प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड
एमोफोस सब्सटेंस जिसको हम ह्यूमस कहते हैं, विच इज हाईली रेसिस्टेंट होता है माइक्रोबायल एक्टिविटी के लिए और डिकम्पोज करता है उसको बहुत ही स्लो रेट के ऊपर। ये कब अक्कर होता है? ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन इन द सॉइल, जब सॉइल के अंदर डीकम्पोजिशन हो रही हो। बीइंग कोलोइडल इन नेचर, ह्यूमस सर्व करती है एज अ रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर है मिनरलाइजेशन। सम माइक्रोब्स जो होते हैं वो फर्दर डिग्रेड करते हैं ह्यूमस को, एंड द रिलीज जो होता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का, इसकी वजह से इस प्रोसेस के अंदर, उसको हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। अब आ जाते हैं व्हाट इज एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो क्या होता है? एनर्जी फ्लो का इकोसिस्टम में मतलब होता है एनर्जी का मूवमेंट होना थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्टार्ट होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर से और फिर लेवल्स जो हैं इसके बढ़ते चले जाते हैं। किसी भी काम को ऑपरेट करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए एनर्जी तो रिक्वायरमेंट होती है। जो सन होता है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है फॉर ऑल द इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। वो इकोसिस्टम जो ओशियंस के अंदर बहुत ही ज्यादा डीप है, उसके लिए सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता। अदरवाइज जितने इकोसिस्टम वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट है सभी के लिए सन ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी सनलाइट से मिलती है। कैप्चर कौन करते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं और उसको केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फिर जो एनर्जी है वो वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर होती चली जाती है। अब ओनली 50% ऑफ द सोलर रेडिएशन जो होती है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस होती है, मतलब PAR। एंड जो प्रोड्यूसर होता है वो उनमें से कितना कैप्चर कर पाता है? ओनली 2 to 10% ऑफ दिस PR। एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, उसी से पूरा एंटायर लिविंग वर्ल्ड यानी प्लांट्स, एनिमल्स और हम चल रहे हैं। ये एनर्जी जो होती है वो जाती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रॉपिकल लेवल्स की फॉर्म में, एंड इसी को कहते हैं एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। पहले समझो PAR क्या है। ये अमाउंट ऑफ लाइट होती है जो हमारे पास अवेलेबल होती है अर्थ के ऊपर फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये वेवलेंथ की फॉर्म में होती है ऑफ 400 to 700 नैनोमीटर। PAR यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस वेरी करती हैं डिपेंडिंग ऑन द लैटिट्यूड एंड द टाइम ऑफ डे, कि दिन का कौन सा टाइम चल रहा है और आप किस लैटिट्यूड के ऊपर वो इकोसिस्टम प्रेजेंट है, वो प्लांट जो है वो प्रेजेंट है, उसके ऊपर भी जो है ये रेडिएशंस मैटर करती हैं। इन्वायरमेंट से पहले हमने ज्योग्राफी को कवर किया था जब भी हमने बात की थी इसके बारे में कि सोलर रेडिएशंस जो है उनके वो कितनी रिसीव होंगी उस चीज के ऊपर लैटिट्यूड का काफी बड़ा रोल होता है। और साथ में सीजन के अंदर भी, अब विंटर के अंदर कहाँ हमें बहुत मुश्किल से सनलाइट देखने को मिलती है, तो उस चीज के ऊपर भी, सीजन के ऊपर भी PAR डिपेंड करता है। एंड इट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ। और ये जो रेडिएशंस होती हैं ये जरूरी हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। अब इससे समझो फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है। सनलाइट रिसीव हुई प्रोड्यूसर्स को, यानी प्लांट्स को जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, प्लांट्स ने रिसीव की, प्लांट्स ने खुद का खाना बनाया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किया। अब जो प्लांट्स को खाएंगे उनके पास चली गई हर्बीवर्स। हर्बीवर्स कौन होते हैं? जो प्योर वेजिटेरियन कैटेगरी के अंदर होते हैं, वो सिर्फ प्लांट्स बेस्ड चीजें खाते हैं, वो खाएंगे। अब हर्बीवर्स को खाएंगे कार्निवर्स। अब कार्निवर्स को भी खाने के लिए टॉप कार्निवर्स होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से एनर्जी यहाँ गई, फिर यहाँ से एनर्जी यहाँ गई और यहाँ से एनर्जी यहाँ गई। पर ऐसा नहीं होता कि जितनी एनर्जी प्लांट ने ली वो सारी यहाँ ट्रांसफर कर दी हो। 10% का रूल होता है, उस हिसाब से एनर्जी जो है एक लेवल से दूसरे लेवल तक ट्रांसफर होती चली जाती है। अब समझते हैं व्हाट इज फूड चेन। ऑल द ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है ग्रो होने के लिए, मूव होने के लिए, रिप्रोड्यूस होने करने के लिए। अब देखो हम भी हैं, हमें भी खाने की जरूरत होती है। अगर हमें अपनी ग्रोथ को करना है, मूवमेंट के लिए भी खाने की जरूरत होती है, अपनी लाइफ को चलाने के लिए भी खाने की जरूरत होती है। फॉर दिस पर्पस जो स्मॉलर इंसेक्ट्स होते हैं वो प्लांट्स खा लेते हैं, बिगर एनिमल्स होते हैं वो स्मॉल इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, और ऐसे जो है ये फूड चेन जो है वो चलती रहती है। और यही जो फीडिंग रिलेशनशिप होता है वो इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन को मैनेज करता है। फूड चेन एक लीनियर सीक्वेंस होती है ऑर्गेनिज्म की, थ्रू विच द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और एनर्जी के साथ न्यूट्रिएंट्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं। अब जो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म बाय ईटिंग एंड बीइंग ईटन,
वही क्या है, आपका फूड चेन का बेस है। अब यहाँ समझो, कॉर्न का प्लांट था, उसको रैट ने खा लिया, फिर रैट ने ओवल को खा लिया, तो 3 लिंक फूड चेन। अब ये 4 भी हो सकती है। कैरेट है, कैरेट को रैबिट खा जाता है, हम सबको पता है, फिर रैबिट को फोक्स खा जाती है, लोमड़ी खा जाती है, फिर लोमड़ी को लायन खा जाता है, तो ये 4 लिंक फूड चेन हो गई। अब ग्रास है, ग्रास को ग्रास ओपर ने खा लिया, ग्रास ओपर को फिर फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को फिर पाइथन ने खा लिया, पाइथन को फिर ईगल ने खा लिया, तो 5 लिंक। तो इस टाइप से जो है फूड चेन बनती रहती है, एक चीज को दूसरे ने खाया, दूसरे को तीसरे ने खाया, इस टाइप से चलता रहता है। अब यहाँ पर हो, अब इसमें अगर हमें 3 लिंक फूड चेन बनानी तो हम क्या बना सकते हैं, कैरेट को खाया रैबिट ने, रैबिट को खा लिया ह्यूमंस ने, क्योंकि रैबिट को खाया, यहाँ भी हो सकता है कॉर्न, कॉर्न को खाया रैट ने और रैट को खा लिया ह्यूमंस ने, या फिर सीधा जो कॉर्न है, कॉर्न को ही हमने खा लिया। तो इस टाइप से जो फूड चेन है वो चलती रहती है। प्लांट्स को एक एनिमल ने खाया, उस एनिमल को दूसरे एनिमल्स ने खाया, इस टाइप से चीजें चलते रहती हैं। और आज के वर्ल्ड में ऐसा नहीं है, ह्यूमंस को भी खाया जाता है, बट वो चीजें इलीगल है, रेयर देखने को मिलते हैं, बट केसेस आपको ऐसे भी मिल जाएंगे। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल लेवल की। अब ईच लिंक जो होता है फूड चेन में, उसको कहा जाता है ट्रॉपिकल लेवल। अदर वर्ड्स में बोले तो ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है, रेफर करता है पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन। ये रेंज करता है फ्रॉम अ वैल्यू ऑफ 1 फॉर प्राइमरी प्रोड्यूसर टू अ वैल्यू ऑफ 5 फ्रॉम मराइन मैमल्स या फिर ह्यूमंस। एट द फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर लाइक ग्रीन प्लांट्स, एल्गी होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। उसके बाद सेकंड लेवल पर वो होते हैं हर्बीवर्स, होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, फिर जो सिर्फ प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड है खाने के लिए, और फिर थर्ड लेवल पर कौन होते हैं, प्रेडेटर्स जो होते हैं जो हर्बीवर्स को खा जाते हैं। अब देखो यहाँ पर जो एनर्जी थी वो 1000 थी, अब यहाँ से हीट लॉस हुआ, यहाँ पर गई, अब यहाँ से फिर ऊपर स्नेक ने खाया, स्नेक के पास गई, तो हीट लॉस होती जा रही है, एनर्जी लॉस होती जा रही है। यहाँ पर आपको 1000 दिख रही है, यहाँ पर 100, यहाँ पर ऊपर तक कितनी बचेगी, 10। तो इस टाइप से ट्रॉपिकल लेवल्स के ऊपर एनर्जी लॉस होती रहती है, और ऐसे जो है पूरी फूड चेन चलती रहती है। अब जो एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम में, उसमें हाईएस्ट एनर्जी की जो कंसंट्रेशन होती है वो फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल के ऊपर होती है, और फिर वो हर ट्रॉपिकल लेवल पर जाते जाते कम होती चली जाती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एज वन मूव्स हायर अप इन द ट्रॉपिकल लेवल इन द इकोसिस्टम। ऑन एन एवरेज हम मानते हैं कि अबाउट 10% ऑफ नेट एनर्जी प्रोड्यूस्ड एट वन ट्रॉपिकल लेवल इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। यानी एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल पर कितनी 10% एनर्जी ही जा पाती है टोटल अमाउंट में से। एज देयर इज हाई एनर्जी लॉस एट सब्सिक्वेंट ट्रॉपिकल लेवल, मोस्टली जो टेरिशियल इकोसिस्टम होते हैं हैव नो मोर देन 5 ट्रॉपिकल लेवल्स, एंड जो मराइन इकोसिस्टम होता है वहां पर 7 से ज्यादा हमें लेवल देखने को नहीं मिलते, क्योंकि 5 से ज्यादा अगर लेवल होंगे तो जो 5 से भी ज्यादा आगे क्या ही बचेगा, कुछ नहीं बचेगा एनर्जी के नाम पर, फिर उस चीज को क्यों ही खाया जाएगा। तो इसलिए 5 लेवल्स हम नॉर्मली मान के चलते हैं टेरिशियल इकोसिस्टम में, और ज्यादा से ज्यादा मराइन इकोसिस्टम के अंदर हम 7 लेवल्स को मान के चलते हैं। अब आता है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या होता है। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द amount of energy acquired from the lower tropical level and the amount of energy ट्रांसफर हायर ट्रॉपिकल लेवल पर कितनी हुई है। इसको डिस्क्राइब करते हैं, इट डिस्क्राइब द एफिशिएंसी विद व्हिच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू नेक्स्ट ड्यूरिंग द एनर्जी फ्लो एंड इकोसिस्टम। लिंडमैन ने प्रपोज किया था 10% रूल इन 1942 फॉर इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, कि ओनली 10% ऑफ जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है एक ट्रॉपिकल लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल के अंदर ड्यूरिंग द एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। यहाँ पर आपको 10,000 दिख, यहाँ पर कितना दिख रहा है, यहाँ पर आपको 10 लाख दिख रहा है, फिर 10,000 रह गया, फिर 1 लाख हो गया, फिर सॉरी 1000, फिर 100, फिर 10। तो इस टाइप से जो एनर्जी लॉस है वो इस टाइप से होता रहता है। अब आ जाते हैं बायोकेमिकल साइकिल्स के ऊपर। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होती है, रेफर करती हैं फ्लो ऑफ केमिकल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, जिसमें आपका ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। ये जो साइकिल्स होती हैं ये गैसियस भी हो सकती है, रिजर्वोयर, पुल इज द एटमोस्फेयर, और सेडिमेंट्री भी हो सकती है। अब बात करते हैं कार्बन साइकिल के बारे में। कार्बन एंटर करता है लिविंग वर्ल्ड के अंदर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एज कार्बोहाइड्रेट। फिर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं फूड
एंड देन पास फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर्स। और उसके बाद क्या होता है, कार्बन जो होता है वो फाइनली रिटर्न कर जाता है सराउंडिंग मीडियम के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड कार्बन इज ऑल्सो रिसाइकल्ड ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब फिगर की हेल्प से समझते हैं। ये हमारा CO2, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर CO2 का इन्वॉल्वमेंट हुआ, फिर जो CO2 था उसको मतलब प्लांट्स को हमने कंज्यूम किया। अब जब हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, मतलब हमने दोबारा एनवायरनमेंट के पास कार्बन डाइऑक्साइड को भेज दिया। वैसे ही जो डेड ऑर्गेनिज्म वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वहां से भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस चली जाती है। अब सिर्फ इतना ही अगर होता तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो इन्वायरमेंट के अंदर कभी नहीं बढ़ती। लेकिन अब क्या होता है, जो फैक्ट्रीज हैं वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में जाती है, फॉसिल फ्यूल्स को हम जलाते हैं उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और इन्वायरमेंट के अंदर जाती है। ये चीजें पहले नहीं होती थी, इसलिए इन्वायरमेंट क्लीन रहता था। आज हम बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, तो जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो इन्वायरमेंट के अंदर बढ़ती जा रही है। तो ऐसा ही होता है, CO2 को प्लांट्स ने लिया, फिर प्लांट से हमने कंज्यूम किया, हमने दोबारा रेस्पिरेशन किया और जगह से CO2 वापस इन्वायरमेंट में गई, और ये जो साइकिल है ये ऐसे ही चलती रहती है। अब आ जाते हैं नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है इन एन एलिमेंटल फॉर्म एंड एज सच इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहली चीज तो ये याद रखनी है, जब एलिमेंट फॉर्म जो होती है नाइट्रोजन की वो कन्वर्ट हो जाती है कंबाइंड स्टेट में विद एलिमेंट्स सच एज HCO by certain bacteria and so that it can be readily used by द प्लांट्स। फिर इसको कौन यूज करते हैं, प्लांट्स यूज करते हैं। अब इसमें एक रोल होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो टर्न करते हैं नाइट्रोजन को अमोनियम के अंदर, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं एजोटोबैक्टर या फिर आर्किया, ये बैक्टीरियाज के नाम हैं। और एक होते हैं डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया। दीज बैक्टीरियाज क्या करते हैं, वो मेटाबोलाइज करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स को यूजिंग वेरियस थिंग्स, यानी वेरियस थिंग्स मतलब क्या होगा, यूजिंग वेरियस मेथड्स। अब फिगर की हेल्प से समझते हैं यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन ऐसे ट्रांसफर हुई, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है यहाँ पर, उन्होंने इसको अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। उसके बाद वो प्लांट्स के अंदर आई और प्लांट से फिर दोबारा डेंट्रिफिकेशन हुआ, और उसके बाद जो है नाइट्रोजन जो है वो दोबारा इन्वायरमेंट के अंदर चली गई। इस तरीके से जो नाइट्रोजन का प्रोसेस है वो चलता रहता है। अब जो ह्यूमंस होते हैं वो कभी भी नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं करते डायरेक्टली, ये चीज हमें याद रखनी है। यानी नाइट्रोजन के अंदर हमारा कोई भी मेन रोल नहीं होता, इसके अंदर मेनली प्लांट्स ही इन्वॉल्व होते हैं और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वही इन्वॉल्व इसके अंदर होते हैं। अब आती है वाटर साइकिल। ये तो हम सबको पता है वाटर साइकिल के बारे में। इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन से वाटर वेपर बनकर दोबारा पानी एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है। फिर जब वो वेपराइज्ड वाटर होता है वो कूल होता है, फिर वो कंडेंस होने के बाद दोबारा से क्लाउड बनाता है, फिर दोबारा से बारिश हो जाती है और पानी दोबारा से अर्थ के ऊपर आ जाता है। तो ये पूरी वाटर साइकिल हमारी चलती रहती है। फिर है ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल इज द साइकिल जो हेल्प करती है टू मूव ऑक्सीजन थ्रू द थ्री मेन रीजन्स ऑफ द अर्थ, एटमोस्फेयर, बायोस्फेयर एंड द लिथोस्फेयर। लार्जेस्ट रिजर्वर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, हमारा लिथोस्फेयर ही होता है। तो इस टाइप से जो हमारे ऑक्सीजन का प्रोसेस है वो चलता रहता है। क्योंकि अब पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ गया है तो जो ऑक्सीजन है उसके अंदर भी, उसकी परसेंटेज के अंदर भी काफी ज्यादा डिक्लाइन जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है। अब है सेडिमेंट्री बायो जियोकेमिकल साइकिल। इसके अंदर हम दो को स्टडी करेंगे, एक सल्फर को एक फास्फोरस को। सल्फर वैसे आपकी कैल्शियम साइकिल भी होती है, मैग्नीशियम साइकिल भी होती है, बट वो कभी एग्जाम में पूछी नहीं जाती, उनका कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पर, इसलिए उनको डिस्कस नहीं किया जाएगा। तो पहले आपकी सल्फर साइकिल। सल्फर अकर्स इन ऑल द लिविंग मैटर एज अ कंपोनेंट ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड। इट इज अबेडेंट इन द सॉइल, सॉइल के अंदर सल्फर की अमाउंट काफी होती है, in the soil, in proteins, and through a series of microbial transformation end up as sulfate usable by
प्लांट। सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन्स जो होता है वो डिग्रेड होता है कंस्टिट्यूएंट अमीनो एसिड के अंदर बाय द एक्शन ऑफ अ वैरायटी ऑफ सॉइल ऑर्गेनिजम्स, और बाद में वो दोबारा से ट्रांसफर होता चला जाता है। तो यहाँ पर पूरी साइकिल वही है कि स्मेल्टिंग या फिर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल होगा, तो उससे भी क्या जो होगा, सल्फर जाएगा कहाँ पर, एटमॉस्फेयर के अंदर। आयरन सल्फाइड होते हैं सेडिमेंट्स में, जब उनको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे जब भी क्या होगा, सल्फर जाएगा। डिकम्पोजिशन ऑफ लिविंग थिंग्स होती है, वेस्ट प्रोडक्ट होती है, वो भी इस चीज के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। सॉइल के अंदर भी सल्फेट देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजों के अंदर हमें सल्फेट देखने को मिलता है जो एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है, एटमॉस्फेयर से दोबारा यहाँ पर ड्राई डिकम्पोजिशन होती है सॉइल के अंदर, वेट डिकम्पोजिशन होती है थ्रू एसिड रेन और स्नो इन द वाटर, और फिर दोबारा यहाँ से ऊपर सल्फर चला जाता है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस साइकिल। व्हेन इट रेन्स, फॉस्फेट्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम रॉक्स, एंड ये कौन सा प्रोसेस होता है, जो वेदरिंग का प्रोसेस हमने ज्योग्राफी के अंदर डिस्कस किया था वो, और डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू आउट बोथ सोइल के अंदर भी और वाटर के अंदर भी। जो प्लांट है वो फॉस्फेट आयंस को टेकअप करते हैं फ्रॉम द सॉइल, एंड देन फिर क्या होता है, प्लांट से एनिमल्स के अंदर ट्रांसफर होता है व्हेन हर्बीवर्स ईट प्लांट्स एंड कार्निवर्स ईट प्लांट्स और हर्बीवर्स। फिर फॉस्फेट जो होता है एब्जॉर्ब बाय एनिमल हो गया थ्रू कंजप्शन, रिटर्न्स टू द सॉइल through the excretion as well as final decomposition of plants and animals। अब देखो सिंपल सा क्या है, प्लांट ने एक्सट्रैक्ट कर लिया सॉइल से, अब प्लांट को खाया एनिमल ने खा लिया, एनिमल के पास चला गया। अब एनिमल का जो एक्सक्रीशन होता है, जब वो अपना वेस्ट निकालते हैं अपने पेट में से, तो वो जो फॉस्फेट होता है वो वहां से भी बाहर आ गया, दोबारा प्रेजेंट हो गया सॉइल के अंदर। या फिर किसी एनिमल की जब अगर डेथ हो जाती है, उसको डिकम्पोज किया जाता है, तो उससे भी फॉस्फोरस क्या है, रिलीज वापस एनवायरनमेंट के अंदर हो जाता है, और इस तरीके से फॉस्फोरस साइकिल जो है वो भी चलती रहती है। अब है व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल या फिर प्रिडिक्टेबल चेंज होना स्पीसीज के स्ट्रक्चर में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब मान लो आज के टाइम पर स्नो जो है वो बहुत ज्यादा किसी जगह पर होती है, अब वहां पर स्नो होती है, वहां पर कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनके लिए वो कंडीशन फेवरेबल है। अब जैसे जैसे इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आएगा, वहां पर स्नो की अवेलेबिलिटी खत्म होगी, यानी विंटर सीजन में स्नो देखने को नहीं मिल रही, पानी की अवेलेबिलिटी वहां पर कम हो गई, तो जो प्लांट एनिमल्स थे वहां पर, अब उनके लिए वो जगह फेवरेबल नहीं रहेगी, उनको प्रॉब्लम होगी, और इस तरीके से वो खत्म होते चले जाएंगे, और जो नए स्पीसीज हैं जिनके लिए वहां की प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो फेवरेबल होगी, वो वहां पर आ जाएंगे। जैसे हम पहले का जब अर्थ का स्ट्रक्चर समझते हैं, हम देखते हैं पहले आइस एज थी, तो आइस एज के टाइम पर बहुत अलग प्लांट स्पीसीज थे, आइस एज खत्म होकर जब ग्रासलैंड्स आए, जब अलग प्लांट्स और स्पीसीज थे, फिर ग्रासलैंड्स के बाद फॉरेस्ट बने, फॉरेस्ट के टाइम पर अलग प्लांट एंड एनिमल्स हमें देखने को मिले। तो इसी तरीके से, यानी जो डायनासोर का एग्जांपल है कि अब डायनासोर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, वो भी क्यों, इकोलॉजिकल सक्सेशन की वजह से, कि डायनासोर्स जैसे इन्वायरमेंट में सस्टेन कर रहे थे, वो इन्वायरमेंट बदला, तो जो है उनकी जो पॉपुलेशन थी वो भी खत्म हो गई, और एक नई पॉपुलेशन जो थी वो एड ऑन हो गई। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन काफी रीजन से हो सकता है, इन्वायरमेंट के अपने चेंज की वजह से हो सकता है, हमारी वजह से भी हो सकता है कि हम इतना इन्वायरमेंट को खराब कर दे कि कुछ स्पीसीज जो हैं वो टिक ही ना पाए और वो खत्म हो जाए, उनके फिर उनसे भी सक्सेशन आगे चला जाए। तो इस टाइप से भी हो सकता है, ड्यू टू नेचुरल ऑल्सो एंड ड्यू टू मैन मेड डिस्ट्रक्शंस ऑल्सो। नेचुरल में और भी चीजें आती हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह हैं, उससे भी काफी चीजें हो सकती हैं। अब पानी है, पानी आज जो पानी का सैलिनिटी का लेवल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, और कुछ ऐसा हो जाए कि जो मराइन ऑर्गेनिज्म सस्टेन कर रहे थे अब वो सस्टेन ही ना कर पाए उसमें, तो उससे भी चीजें खराब हो जाएंगी। टेम्परेचर कहीं का पहले ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री सेल्सियस रहता था, वहां का अगर 50 डिग्री सेल्सियस रहने लग गया, तो कुछ प्लांट्स एनिमल्स जो है सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो मैनमेड और नेचुरल दोनों रीजंस हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर स्पीशीज, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के डिस्ट्रक्शन का, और उसके बाद उस चीज को रिप्लेस करने का। अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये आपकी यूपीएससी 2015 में पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। अब पहले हम चारों को पढ़कर देखते हैं। अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, यानी
ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है। दूसरा है दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तीसरा है अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। और चौथा है द फ्लोरा एंड फोना ऑफ अ जोग्राफिकल एरिया। अब सिर्फ प्लांट और एनिमल है वहां पर एक जोग्राफिकल एरिया के ऊपर, बट यहाँ पर इन्वायरमेंट का कनेक्शन नहीं बताया गया। तो अगर आप इनको स्टडी करोगे आपको क्लियरली दिख रहा है जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की भी बात की गई है, उनका इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन भी बताया गया है। तो यहाँ पर होगा आपका आंसर 3 करेक्ट। नेक्स्ट, ये आपका 2021 का क्वेश्चन है। इन केस ऑफ द विच फॉलोइंग बायोकेमिकल साइकिल द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू एंटर द साइकिल। अब हमने वेदरिंग ऑफ रॉक्स कौन सी साइकिल के अंदर पढ़ा था? सिंपल सा है, फॉस्फोरस साइकिल के अंदर हमने इस चीज को देखा था कि फॉस्फोरस साइकिल के अंदर ही वेदरिंग का रोल जो है वो देखा जाता है। ना कार्बन में पढ़ा, ना नाइट्रोजन में, ना सल्फर के अंदर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 करेक्ट। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी डाउट हो या फिर मैंने किसी टॉपिक को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हो और आप चाहते हो कि एक्सप्लेन और ज्यादा हो, वीडियो थोड़ी और लंबी बने, तो वो चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर देना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।